लिसन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर हुए थे अभी 2022 के, उसकी सीरीज चल रही है। इस पेपर से पहले हमने बीएड के 2 पेपर और एक हिस्ट्री का पेपर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। आज का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का है, पेपर 1 और पेपर 2 लेंगे जो इसी साल एग्ज़ाम हुआ है। इसका नाम है कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक सरकार और राजनीति। इस पेपर के अंतर्गत जो पाँच देशों के संविधान, उनकी सरकारों के बारे में तुलना की गई आपस में कि वो कितना अच्छा उनका शासन है भारत की तरह। पिछली बार फर्स्ट में भारत का शासन सरकार थी, इस बार इसमें अमेरिका, फ्रांस, चीन, स्विट्ज़रलैंड, एक और देश है ब्रिटेन, उसकी संविधान और उसके सरकार का कैसे विकास हुआ प्राचीन समय से लेकर अब तक कैसे सरकारें चल रही है उसका वर्णन है। ये पेपर 3 घंटे का है और 70 नंबर का है। पेपर पैटर्न तो वही है जो हर पेपर में होता है और पेपर पैटर्न के बारे में तो आप जानते होंगे। हम सीधे प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला है भाग अ। पहला क्वेश्चन है संविधानवाद से आप क्या समझते हैं? संविधानवाद यानी संविधान के बनाए नियमों, कानूनों, मूल्यों पर चलना, किसी सरकार द्वारा उनका पालन करना संविधानवाद कहलाता है। फिर दूसरा है संविधान और संविधानवाद में अंतर लिखिए। जैसा कि संविधान जानते हैं एक दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश के संचालन के लिए उसके कानूनों का संग्रह किया जाता है, और संविधानवाद को तो मैंने अभी बताया। फिर चीन के संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं, फ्रांस के संविधान की 2 प्रमुख विशेषताएं, फ्रांस के राष्ट्रपति की कोई 2 शक्तियां लिखिए, और स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका में कितने सदस्य होते हैं? स्विट्जरलैंड जिसकी सरकार की जो व्यवस्था बहुत ही अनोखी है और इस बहुल कार्यपालिका का बहुत बड़ा रोल है। बहुल कार्यपालिका जैसे कि हम जानते हैं कार्यपालिका का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, और कार्यपालिका में जैसे प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पर बहुल है। बहुल मतलब 7 लोग एक मिलकर समूह बनाते हैं, वही सरकार के नियम सरकार के रूप में कार्य करते हैं, नियम और कानून बनाते हैं जनता के लिए। इस 7 में से जो एक व्यक्ति होता है वो तो होगा प्रमुख, जैसे सरकार का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होगा, और जो दूसरा होगा वो होगा उपराष्ट्रपति या फिर उप प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं। वो आप जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। फिर अगला है विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? सीनेट। इसका आंसर होता है सीनेट। ये अमेरिका का दूसरा सदस्य जैसे सदन है, जैसे भारत में राज्यसभा है, ये अमेरिका का सबसे शक्तिशाली और पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन है। इसके बारे में सीनेट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसा सदन है जिसके सामने राष्ट्रपति की भी नहीं चलती, यानी सीनेट अगर कोई कानून पारित कर दे तो राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ सकता है। और सीनेट में जो कुलीन वर्ग होते हैं, धनी वर्ग होते हैं, उनके लोगों का ज़्यादा प्रतिनिधित्व होता है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रांस की संसद के दोनों सदनों के नाम बताइए। फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए और ब्रिटेन के प्रमुख हित समूहों के नाम लिखिए। हित समूह का मतलब होता है कि ऐसा समूह जो सिर्फ अपना हित सोचे, जैसे किसान संघ हो सकता है, लेबर पार्टी हो सकती है, मजदूर संघ जिसे हम कहते हैं, शिक्षक का संघ हो सकता है। ये जो जब इनके खिलाफ कानून बनता है तो ये विरोध प्रदर्शन करते हैं, जैसे भारत में अभी किसान आंदोलन हुआ था, किसानों का जो प्रदर्शन था वो हुआ था, तो इन्हें हित समूह भी हम कह सकते हैं। तो उसकी परिभाषा ये हो सकती है कि ऐसा समूह जिसके राजनीतिक जो अधिकार है, जो कानून है, उनके द्वारा इनके अधिकारों का हनन हो और इनके द्वारा प्रदर्शन किया जाए अपने हित के लिए, किसी भी राजनीतिक दल को नीचे झुकाने के लिए, सरकार को नीचे झुकाने के लिए, तो ये हित समूह कहलाता है। फिर है यूनिट 1। ये बड़े प्रश्नों के आगे वो पहले 30 शब्द के थे, ये 250 शब्द के हैं। पहला है तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्णन कीजिए। तुलनात्मक राजनीति का मतलब होता है तुलना करना, यानी जितनी भी राजनीति दुनिया में चल रही, चाहे अमेरिका की हो, इंडिया की हो, या चीन हो या ब्रिटेन हो, इनकी जो राजनीति है वो कैसी है, कैसा इनका विकास हुआ, राजनीति क्या होती है वो। फिर है संविधान के प्रकारों का, जैसे हम कहते हैं लचीला संविधान, कठोर संविधान, विकसित, निर्मित, ये वाले जो संविधान होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, 3 में 6 उनकी 2 होते हैं सबके प्रकार। फिर अगला है यूनिट 2। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाइए अथवा स्विट्जरलैंड के संघात्मक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। पिछली साल भी आया था यही क्वेश्चन, जिसमें स्विट्जरलैंड का आया था, इस बार अमेरिका दे दिया, यानी आगे पीछे आता रहता है। फिर यूनिट 3
ब्रिटिश सम्राट और राज मुकुट में क्या अंतर है? यहाँ पे दोनों लगते एक जैसे लेकिन एक जैसे नहीं है। ब्रिटिश सम्राट का मतलब होता है जो वहाँ का किंग है। जैसे अभी एलिजाबेथ की मृत्यु हुई थी तो अब किंग चार्ल्स है। और राजमुकुट होता है जो वो धारण करते हैं, राजमुकुट। तो यानी पावर तो मैन तो राजमुकुट में, और राजमुकुट को धारण कौन करता है? ब्रिटिश सम्राट करता है। तो ताकतवर कौन हुआ? ऑटोमेटिक राजमुकुट ताकतवर हो जाता है। यानी इसकी तुलना ऐसी होती है कि जैसे ब्रिटिश सम्राट एक मनुष्य है, राजमुकुट वस्तु है। ब्रिटिश सम्राट नश्वर है, राजमुकुट अनश्वर है। क्योंकि ऐसी बात है, सम्राट तो आते जाते रहते हैं लेकिन मुकुट जो धारण करता है, मुकुट जो होता है पर्टिकुलर, वो एक ही होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है। इसके ढाई शब्द बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए मैंने तो ये इसके जो अथवा में है, संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, इसका इस सवाल में बहुत स्कोप होता है लिखने का। इसमें क्या निर्वाचन, पहले हम लिखेंगे कि योग्यता क्या होती है, फिर जैसे भारत के राष्ट्रपति कैसे लिखते हैं, संविधान में कहा वर्णन क्या गया इसका, फिर इसकी योग्यता क्या होती है, इसके बारे में कौन से दल होते हैं, कौन कैसी चुनाव प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे यहाँ पे होती है ना, राजनेता प्रचार करते हैं बहुत महीनों तक, उसी तरह वहाँ पर भी होती है लेकिन अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पे डायग्राम, मैंने तो डायग्राम बनाया था, अगर आप चित्र के माध्यम से समझाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें इसकी किताब में चित्र है, इसके 2 या 3 है, 2 चित्र मिल जाते हैं जिससे एक्सप्लेन करने में आपको बहुत सहायता मिल सकती है। फिर ये यूनिट 34 जिसका मतलब, जिसमें एक सवाल है, स्विस संघीय व्यवस्थापिका के कार्य लिखिए। यानी हमारे यहाँ पे जो सरकार काम करती है, वहाँ पे हमारे भी जो संघीय सरकार ही है तो उसके कार्य बताने थे। फिर है यूनिट उसी का अथवा में है, ब्रिटिश संसद की शक्तियों का वर्णन कीजिए। यूनिट 5 है, चीन में साम्यवादी दल की भूमिका का वर्णन कीजिए। जैसे भारत में बीजेपी है और कांग्रेस है, उसी तरह चीन में एक ही दल है साम्यवादी दल, जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। इसमें लिखा हुआ ऊपर ये रहा, कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना अंग्रेजी में, ठीक है। फिर अथवा में संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय और ब्रिटेन में जो वहाँ की संसद है सबसे पावरफुल मानी जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में शक्ति व्यवस्था की गई है, ये तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा। अब ये भाग सी, जिसमें 500 शब्द लिखने होते हैं। पहला है इसमें 7वां नंबर लिखा हुआ है, तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र का वर्णन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के प्रमुख विशेषता वही है। इसमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी, आपको याद करने में आसानी होगी कि जो संविधान है, 5 देशों के संविधान हमने बताए, अगर चीन के संविधान को साइड में कर दिया जाए और बाकी के 4 जो संविधान है उन सब में बहुत सी बातें कॉमन है। जैसे कौन सी अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, संविधान में मूल अधिकार दिए हुए हैं, लचीला संविधान है, एक में लचीला है तो दूसरे में कठोर, तो आसानी से याद करने में सहायता मिलती है। और अगर तुलना करके पढ़ी जाए तो बहुत ज़्यादा आसानी से हो सकती है। जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जैसे कि हम जानते हैं अंग्रेजों ने हम पर राज किया, तो प्रधानमंत्री जिनकी व्यवस्था है वही हमारे यहाँ चल रही है। हमारा प्रधानमंत्री जैसे चुना जाता है वैसे ही ब्रिटेन का चुना जाता है। तो अगर हमें अपने प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है उसके बारे में जानकारी होगी तो हम आसानी से उसकी शक्तियों के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस के गठन व शक्तियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय जन कांग्रेस मतलब वहाँ की जो संसद है, सदन है, जहाँ पे कानून का निर्माण होता है। और फिर प्रशासनिक विधि फ्रांस की, और प्रशासनिक न्यायालय, ये फ्रांस की न्यायालय की बहुत बड़ी विशेषता है कि वहाँ पे अलग अलग न्यायालय की व्यवस्था की गई। जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन वहाँ पे जो अफसर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए प्रशासनिक न्यायालय है और प्रशासनिक विधि अलग से उनकी व्यवस्था की गई है। अब है दूसरा पेपर पॉलिटिकल साइंस का। इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर। जैसा कि पता है कि एक पेपर होता है जो हमारे व्यवहारिक प्रयोग में आते हैं उन पे होता है, और दूसरा जो पेपर होता है वो प्राचीन समय के जो दार्शनिक होते हैं उनके क्या ज्ञान होता है उनके होता है। तो इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी प्रतिनिधित्व राजनीतिक थिंकर्स। इसमें थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे महानतम प्लेटो का वर्णन किया गया। इसका ये पहला पेपर है ना, जैसे कि हम जानते हैं कि इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, सब अथवा में बनते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ये पेपर बहुत ही अजीब था। जैसे हम प्लेटो किस राजनीतिक विचारक का शिष्य था,
यहाँ पे फिर दूसरा कि प्लेटो द्वारा रचित किन्हीं 2 किताबों के नाम, और तीसरा जो सवाल है वो भी इसी का पूछा गया। जैसे प्लेटो किस राजनीतिक विचारक का गुरु था, यानी आप गौर से देखो तो यहाँ पे शिष्य पूछ रहा है, यहाँ पे गुरु पूछ रहा है, तो कितना अजीब सवाल है। एक बार तो सोचने भी पड़ जाता है कि यार इसका सवाल जो हम लिख रहे हैं, जवाब लिख रहे हैं, वो सही है कि नहीं है। फिर है प्लेटो के न्याय सिद्धांत का उद्देश्य, राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, एक्विनास के कानून सिद्धांत का क्या उद्देश्य था। ये पेपर भाई बहुत हार्ड है, मुझे तो इसको लिखने में बहुत परेशानी होती थी। फिर है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक, अगर इसके जवाब की बात की जाए तो इसका जवाब यही मिल जाता है कि मैकियावेली को पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों कहा जाता है, इसका जवाब तो यहाँ मिल जाता है। फिर है मैकियावेली द्वारा रचित एक किताब का नाम लिखिए, गांधी जी के किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित थे। यूनिट 1 के आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके तो बहुत ही कठिन जो सवाल है, बहुत ही कठिन होते हैं इसके तो। फिर यहाँ पे आप देखिए ये यूनिट 2, फिर है यूनिट 3 लॉक और रूसो, ये थोड़ी सरल यूनिट है। फिर है 4थी यूनिट, उसके बाद 4थी का अथवा का, और ये 5वीं यूनिट कार्य संबंधी विचार। फिर है पार्ट सी, इसमें भी अरस्तु या अगली बार प्लेटो आ सकते हैं, क्योंकि पहली यूनिट में एक तो प्लेटो है, अरस्तु है। पहली यूनिट ही बहुत बड़ी है और इतनी हार्ड है, मत पूछो। फिर है बोंदा और हॉब्स के प्राकृतिक विचारों का महत्व। 10वां 11वां आप देख लीजिए। तो ये था पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जिसका पहला पेपर तो सरल था लेकिन दूसरा पेपर बहुत हार्ड था। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।